ऑपरेटिंग सिस्टम कंपोनेंट्स। आपको कंपोनेंट्स कहा जाए या सर्विसेज कहा जाए, है ना, या ऑपरेटिंग सिस्टम के फंक्शंस कहा जाए, सभी में यही एक चीज लिखनी होती है ना, सर्विसेज फंक्शंस। भाई जो कंपोनेंट होंगे वही तो सर्विस प्रोवाइड कराएंगे, वही फंक्शंस ही होंगे हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम के, है ना। तो इसको हम लोग बोलते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम कंपोनेंट्स। अब देखो इसमें हम लोग जनरली करते क्या है, मेन कंपोनेंट ये रहे, प्रोसेस मैनेजमेंट, मेन मेमोरी मैनेजमेंट, फाइल मैनेजमेंट, इनपुट आउटपुट सिस्टम मैनेजमेंट, सेकेंडरी मैनेजमेंट, नेटवर्किंग, प्रोटेक्शन सिस्टम, कमांड इंटरप्रेटर सिस्टम। अब इनको हम वन बाय वन डिटेल में देखेंगे कि ऑपरेटिंग सिस्टम इनमें क्या क्या काम करता है। देखिए सबसे पहले प्रोसेस मैनेजमेंट। मैंने बेसिकली गैल्विन की ही लैंग्वेज यूज की हुई है, थोड़ा सा आसान वर्डिंग्स में बताने की कोशिश की हुई है, ठीक है ना। तो प्रोसेस मैनेजमेंट, सबसे पहले समझो प्रोसेस क्या होती है। प्रोग्राम इन एग्जीक्यूशन इज कॉल्ड अ प्रोसेस। कोई भी प्रोग्राम जब तक वो स्टैटिक है तब तक तो वो प्रोग्राम है, जैसे ही वो एग्जीक्यूशन में आता है तो उसको हम लोग बोल देते हैं क्या, प्रोसेस। आइडियल स्टेट में प्रोग्राम और एक्टिव स्टेट में या एग्जीक्यूशन स्टेट में प्रोसेस, ठीक है ना। प्रोग्राम इटसेल्फ इज नॉट अ प्रोसेस, रादर इट इज पैसिव एंटिटी। प्रोग्राम जो है वो पैसिव एंटिटी है, जब एग्जीक्यूशन में आएगा तो उसको प्रोसेस बोलेंगे। अब कोई भी प्रोसेस जब एग्जीक्यूट होती है तो उसको कुछ रिसोर्स की जरूरत पड़ती है, जैसे कि सीपीयू, मेमोरी, कुछ फाइल्स या इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, है ना। तो इन रिसोर्सेस को हम लोग प्रोवाइड कराते हैं। कैसे? These resources are either given to the process when it is created, जब ये प्रोसेस क्रिएट की जाती है या तो तब देते हैं, या जब वो रनिंग स्टेट में होती है तब हम देते हैं, ठीक। और जब प्रोसेस कंप्लीट हो जाती है तो ऑपरेटिंग सिस्टम रिक्लेम्स ऑल दीज रिसोर्सेज। तो ऑपरेटिंग सिस्टम वापस में इन सारे रिसोर्स को जो दिया होता है उन सबको वापस करना होता है, किसको, ऑपरेटिंग सिस्टम को, कि जो जो रिसोर्स आपको मिले हैं वो आप वापस करिए, है ना। तो अब देखो ऑपरेटिंग सिस्टम इन प्रोसेस के सेंस में क्या क्या वर्क परफॉर्म करता है। प्रोसेस मैनेजमेंट के सेंस में सबसे पहले तो प्रोसेस क्रिएशन और डिलीशन। ये प्रोसेस कब कौन सी प्रोसेस क्रिएट की जाएगी, कब कौन सी प्रोसेस डिलीट की जाएगी। प्रोसेस सस्पेंशन एंड रिजम्पशन, मतलब प्रोसेस बीच में एग्जीक्यूशन में कब उसको सस्पेंड करना है, कब उसको रिज्यूम करना है, ठीक है। प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन और प्रोसेस कम्युनिकेशन, इन दोनों का मतलब समझिए। सपोज करो एक प्रोसेस है P1 और एक प्रोसेस है P2। कोई कोड ऐसा है जो कि शेयर्ड है दोनों के थ्रू, P1 भी इसको एक्सेस कर रहा है और P2 भी इसको एक्सेस कर रहा है। तो इन दोनों में सिंक्रोनाइजेशन बिठाने का काम भी कौन करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक। भाई शेयर्ड कोड है तो पहले P1 करेगा या P2 करेगा, ये कहानी भी हम आगे बताएंगे। फिलहाल इतना समझिए ऑपरेटिंग सिस्टम का वर्क कितना होता है। तो प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन, और P1 और P2 दोनों अगर आपस में कम्युनिकेट करना चाहती हैं तो वो कैसे करेंगी, तो प्रोसेस कम्युनिकेशन। तो ये प्रोसेस के सेंस में ऑपरेटिंग सिस्टम ये चार प्राइमरी काम परफॉर्म करता है। अब देखिए नेक्स्ट, मेन मेमोरी मैनेजमेंट। मेन मेमोरी मतलब रैम जिसको हम लोग कहते हैं। तो मेन मेमोरी क्या होती है, लार्ज एरे ऑफ वर्ड्स और बाइट्स। एक एरे होता है जिसमें सारे के सारे एलिमेंट्स इंसर्ट होते हैं, है ना। ईच विद इट्स ओन एड्रेस, सभी का अपना एड्रेस भी होता है। इट इज रिपोजिटरी ऑफ क्विकली एक्सेसिबल डेटा। आप जानते हैं रैम में सारा डेटा क्विक एक्सेस होता है। सेकेंडरी मेमोरी होती है, उसके बाद प्राइमरी मेमोरी होती है, देन फिर सीपीयू को दिया जाता है। यही तो कॉन्सेप्ट चलता है। क्विक एक्सेसिबल डेटा शेयर्ड बाय द सीपीयू एंड इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, मतलब सीपीयू को कुछ डेटा चाहिए या इनपुट आउटपुट डिवाइसेस को कुछ डेटा चाहिए तो मेन मेमोरी की हेल्प से ही डेटा लेता है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम इस सेंस में क्या काम करता है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द फॉलोइंग एक्टिविटीज विद मेमोरी मैनेजमेंट। क्या क्या, कीप ट्रैक ऑफ विच पार्ट ऑफ मेमोरी आर करेंटली बीइंग यूज्ड, मतलब मेमोरी का कौन सा पार्ट करेंटली यूज किया जा रहा है, एंड बाय हुम, किसके द्वारा, कौन कर रहा है और कितना यूज कर रहा है, ठीक। दूसरा काम, डिसाइड विच प्रोसेस टू लोड when memory space becomes available, मतलब मेमोरी तो कॉन्टिन्यूअस एलोकेशन डीएलोकेशन चलता रहता है, तो कब किस टाइम पे किस प्रोसेस को कितना मेमोरी स्पेस देना है, दैट इज किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, ऑपरेटिंग सिस्टम की।
इसके बाद एलोकेट एंड डीएलोकेट मेमोरी स्पेस एज नीडेड। तो ये 3 वर्क परफॉर्म करता है ऑपरेटिंग सिस्टम मेन मेमोरी मैनेजमेंट के सेंस में। अब देखिए फाइल मैनेजमेंट। फाइल मतलब जो आप फाइल्स बनाते हैं। तो मोस्ट विजिबल कंपोनेंट ऑफ ओएस, कंप्यूटर कैन स्टोर इंफॉर्मेशन ऑन सेवरल टाइप्स ऑफ फिजिकल मीडिया। कंप्यूटर कैन स्टोर इंफॉर्मेशन ऑन सेवरल टाइप्स ऑफ फिजिकल मीडिया। भाई आपकी फाइल्स कहाँ स्टोर होती हैं? जैसे जो फिजिकल मीडिया है, जैसे कि मैग्नेटिक टेप हुआ, हार्ड डिस्क हुआ, इन सब में तो स्टोर होगी। तो फाइल ये स्टोर कैसे करता है? फाइल इज अ लॉजिकल स्टोरेज यूनिट। ठीक, लॉजिकल का मतलब समझ लो स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में। ऐसा नहीं है कि कोई भी फाइल कहीं भी पड़ी हुई है, प्रॉपर स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में, डेटाबेस के फॉर्म में पहले इंडेक्स बनाना, देन फिर फाइल को स्टोर करना, इस तरीके से स्टोर करती है जिससे कि प्रॉपर वो सर्च भी हो सके। तो प्रॉपर स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में फाइल को स्टोर करता है। तो फाइल इज अ कलेक्शन ऑफ, फाइल क्या होती है? फाइल इज अ कलेक्शन ऑफ रिलेटेड इंफॉर्मेशन डिफाइंड बाय द क्रिएटर। जो भी इंफॉर्मेशन है। फाइल रिप्रेजेंट प्रोग्राम्स, बोथ सोर्स एंड ऑब्जेक्ट फॉर्म्स एंड डेटा। फाइल में क्या होता है? तो सोर्स कोड होगा, या ऑब्जेक्ट फॉर्म में होगी, या डेटा के फॉर्म में होगा। ये सब चीजें फाइल में होता है। तो बेसिकली इन पैराग्राफ्स में स्टार्टिंग के मैं आपको टर्मिनोलॉजी बता रहा हूं, क्योंकि आप स्टार्टिंग से पढ़ रहे हैं तो कॉन्सेप्ट में मैं आपको बताता हुआ चल रहा हूं। अब ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है फाइल के सेंस में? फाइल क्रिएशन एंड डिलीशन। इसके बाद फाइल किस में स्टोर होती है? डायरेक्टरी में। तो डायरेक्टरी क्रिएशन एंड डिलीशन। सपोर्ट फॉर प्रिमिटिव्स फॉर मैनिपुलेटिंग फाइल एंड डायरेक्टरीज। अगर आप फाइल और डायरेक्टरी में कुछ अपडेशन करते हैं तो उनको भी अपडेट करना है। मैपिंग फाइल्स ऑन टू सेकेंडरी स्टोरेज की। अब फाइल आपने बना दी तो वो सेकेंडरी स्टोरेज पे कैसे जाएगी? फाइल का बैकअप लेना ऑन नॉन वोलेटाइल स्टोरेज मीडिया। भाई सेकेंडरी स्टोरेज क्या होता है? नॉन वोलेटाइल। और अभी जो मैंने आपको बात की है ये मेमोरी मैनेजमेंट, ये क्या होती है? रैम। तो ये कैसी होती है आपकी? वोलेटाइल, है ना। तो ऑपरेटिंग सिस्टम फाइल मैनेजमेंट के सेंस में ये प्राइमरी वर्क परफॉर्म करता है। इसके बाद इनपुट आउटपुट सिस्टम मैनेजमेंट। सिस्टम को कुछ आपको इनपुट देना है या सिस्टम से कुछ आउटपुट लेना है। तो इसमें क्या काम करता है? बफर कैशिंग सिस्टम। आप सभी को मालूम है जब भी हम कुछ इनपुट देते हैं या आउटपुट लेते हैं तो एक बफर स्पेस होता है ना, जिसको हम लोग बोलते हैं कैश मेमोरी, कैश के फॉर्म में। ठीक, तो प्रॉपर एग्जीक्यूशन के लिए कैश का हम लोग स्टोर करते हैं ना, तो उस कैश को मेंटेन करने का काम कौन करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम। भाई कोई आपकी डिवाइस होती है, आप सभी जानते हैं कैसे चलता है सिस्टम। पहले सेकेंडरी मेमोरी, इससे डेटा आता है प्राइमरी मेमोरी में, इसके बाद हमारी कैश मेमोरी काम करती है, इसके बाद जो भी हार्डवेयर आपने लगा रखा है इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, है ना। इस कैश को मैनेज करने का काम कौन करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम। इसके बाद जनरल डिवाइस ड्राइवर इंटरफेस। आप सभी जानते हैं कि जब भी हम कोई नई हार्डवेयर डिवाइस लगाते हैं तो हमें उसके करस्पॉन्डिंग एक डिवाइस ड्राइवर डालना पड़ता है जो उसकी सारी इंफॉर्मेशन ऑपरेटिंग सिस्टम को देता है। डिवाइस ड्राइवर क्या होता है? एक तरीके से सॉफ्टवेयर समझ लीजिए जो हार्डवेयर को इंटरेक्ट कराता है। तो इस डिवाइस ड्राइवर का इंटरफेस को मैनेज करने का काम कौन करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम। ड्राइवर फॉर स्पेसिफिक हार्डवेयर डिवाइसेस। इन डिवाइसेस के लिए स्पेसिफिक हार्डवेयर, कौन से हार्डवेयर पे कौन सा ड्राइवर सपोर्ट करेगा, इसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होती है? ऑपरेटिंग सिस्टम की। तो सबसे पहले ड्राइवर की इंफॉर्मेशन, देन फिर उन डिवाइस ड्राइवर का इंटरफेस, है ना, देन फिर इंटरफेस होने के बाद उनका कैश मेमोरी मैनेजमेंट। तो ये 3 तरीके आप इस ऑर्डर में समझिए, रिवर्स ऑर्डर में। सबसे पहले स्पेसिफाइड ड्राइवर, देन फिर उसका इंटरफेस कनेक्टिविटी, देन फिर उसकी कैशिंग, बफर कैश कैसे मैनेज किया जाएगा। तो ये 3 काम विद रिस्पेक्ट टू इनपुट आउटपुट सिस्टम मैनेजमेंट। इसके बाद सेकेंडरी स्टोरेज मैनेजमेंट। अभी आपने देखा था वो था फाइल मैनेजमेंट। फाइल मींस जो आप डेटा स्टोर कर रहे हैं किस पे, वो चीज यहां पर आएगी सेकेंडरी स्टोरेज मैनेजमेंट में। सिंस मेन मेमोरी या प्राइमरी मेमोरी इज वॉलेटाइल एंड टू स्मॉल, है ना, टू एकोमोडेट ऑल डेटा एंड प्रोग्राम्स परमानेंटली। तो कंप्यूटर क्या करता है? कंप्यूटर प्रोवाइड करता है सेकेंडरी स्टोरेज टू बैकअप मेन मेमोरी। भाई डेटा तभी तो सेकेंडरी स्टोरेज में जाएगा। मॉडर्न कंप्यूटर सिस्टम यूजेस क्या? डिस्क। अब तो हमारे पास SSD भी आ गई है ना। तो जो भी सेकेंडरी स्टोरेज है उस पे, तो इसमें क्या स्टोर होता है? बोथ प्रोग्राम्स एंड डेटा दोनों स्टोर होते हैं। तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या क्या काम करता है?
फ्री स्पेस मैनेजमेंट, जो फ्री स्पेस होगा उसको मैनेज करना, जैसे आप फ्रेगमेंटेशन डिफ्रेगमेंटेशन करते हैं ना। स्टोरेज एलोकेशन, किसको कितना स्टोरेज दिया जाएगा। और डिस्क शेड्यूलिंग, डिस्क शेड्यूलिंग मतलब ये हमारी डिस्क है, इस पे हमारा डेटा होता है, डेटा कैसे एक्सेस होगा, ऐसे ऐसे, ये सब अभी डिस्क शेड्यूलिंग, ये सारी टॉपिक अभी, ये तो मेन वर्किंग बता रहा हूँ, आगे डिटेल में हम डिस्कस करेंगे। तो डिस्क कब किसको कितनी देनी है, डिस्क शेड्यूलिंग, स्टोरेज किसको कैसे देना है, स्टोरेज एलोकेशन, और फ्री स्पेस को मैनेज करना। ये तीनों काम प्राइमरी रूप से कौन फॉलो करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है। इसके बाद नेटवर्किंग, नेटवर्किंग का यूज मतलब जब हम डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम का यूज करते हैं, तो डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम इज अ कलेक्शन ऑफ ऑटोनोमस कंप्यूटर। ऑटोनोमस कंप्यूटर का मतलब स्टैंड अलोन कंप्यूटर्स, है ना, अलग अलग कंप्यूटर्स पूरे पूरे। ऑटोनोमस कंप्यूटर सिस्टम दैट आर फिजिकली सेपरेटेड बट आर कनेक्टेड बाय अ सेंट्रलाइज्ड कंप्यूटर नेटवर्क, एक नेटवर्क थ्रू कनेक्ट होते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम इक्विप्ड विद डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम सॉफ्टवेयर। मतलब अलग अलग ऑटोनोमस कंप्यूटर्स हैं, ये आपस में एक नेटवर्क के थ्रू कनेक्टेड रहते हैं और मैनेज कैसे किए जाते हैं, विद डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम सॉफ्टवेयर, है ना। तो ये होगी डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम की डेफिनेशंस। द प्रोसेसर्स इन द सिस्टम आर कनेक्टेड थ्रू अ कम्युनिकेशन नेटवर्क, जो प्रोसेस होंगे वो किसी कम्युनिकेशन नेटवर्क थ्रू कनेक्टेड होंगे। कम्युनिकेशन कैसे होता है, विद द हेल्प ऑफ सम प्रोटोकॉल्स। नेटवर्क में मैं आपको पढ़ाऊंगा कि कम्युनिकेशन जो होते हैं उसमें कम्युनिकेशन जो होता है यूजिंग सम प्रोटोकॉल्स। डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम प्रोवाइड्स यूजर एक्सेस टू वेरियस सिस्टम रिसोर्सेज। देखो ये चीजें मैं इतनी डिटेल में इसलिए बता रहा हूं आपको क्योंकि अभी आप बिल्कुल बेसिक से पढ़ रहे हैं, तो कई बार इन सबकी डेफिनेशन भी पूछ ली जाती है, इसलिए मैं डिटेल में बता रहा हूँ। ठीक है, नहीं तो फंक्शंस तो एक एक लाइन के हैं। अब इसके लिए जब नेटवर्क ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम में कोई ऑपरेटिंग सिस्टम चलता है तो वहां क्या क्या काम करता है, ये कम्युनिकेशन स्पीड अप, कंप्यूटेशन स्पीड अप मीन्स उनकी स्पीड इंक्रीज करना, इंक्रीज डेटा अवेलेबिलिटी, भाई डिस्ट्रीब्यूटेडली कनेक्टेड रहेंगे तो डेटा की अवेलेबिलिटी आसानी से हो, और इनहेंस रिलायबिलिटी। तो ये तीन काम हमारे विद रिस्पेक्ट टू नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम कह लीजिए, डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम कह लीजिएगा, जो ऑपरेटिंग सिस्टम परफॉर्म करता है, कंप्यूटेशन स्पीड अप, इंक्रीज डेटा अवेलेबिलिटी और इनहेंस रिलायबिलिटी। अब देखिए प्रोटेक्शन सिस्टम। प्रोटेक्शन रेफर्स टू मैकेनिज्म फॉर कंट्रोलिंग एक्सेस। प्रोटेक्शन कैसे किया जाएगा, जब एक्सेस आप कंट्रोल करेंगे, है ना, बाई प्रोग्राम्स, प्रोसेस और यूजर। या तो प्रोग्राम को प्रोटेक्ट करा जाएगा या प्रोसेस को या फिर यूजर को, है ना, टू बोथ सिस्टम एंड यूजर रिसोर्सेज। सिस्टम रिसोर्सेज मतलब सीपीयू है, ये सारी चीजें, और यूजर रिसोर्सेज मतलब जो आपकी फाइल्स है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, डिस्टिंग्विश बिटवीन ऑथराइज्ड एंड अनऑथराइज्ड यूजेस, मतलब किसको क्या ऑथराइज किया गया है, किसके लिए क्या अनऑथराइज्ड है, इसका मैनेजमेंट करने का काम ऑपरेटिंग सिस्टम का है। स्पेसिफाई द कंट्रोल्स टू बी इम्पोज्ड। कंट्रोल्स मतलब कि आपको कितना कंट्रोल दिया गया, आपको अगर रीड की परमिशन दी गई है तो केवल आप रीड करेंगे, अगर राइट की परमिशन दी गई है तो आप राइट करेंगे, प्रिंट की परमिशन दी गई है तो प्रिंट करेंगे, है ना। तो क्या क्या कंट्रोल आपको दिए गए हैं। प्रोवाइड अ मीन्स ऑफ इन्फोर्समेंट। इन्फोर्समेंट का मतलब, इन्फोर्समेंट का मतलब आप अगर हिंदी में समझें तो उसका मतलब होता है बाध्यता। मतलब आप केवल इतने के लिए बाध्य हैं, जितना काम आपको दिया गया है उतना ही आप काम करिए, उससे ज्यादा मत करिए। तो ये सारी चीज हमारी प्रोटेक्शन सिस्टम में आता है। ऑथराइज्ड अनऑथराइज्ड एक्सेस, कंट्रोल्स, क्या क्या कंट्रोल आपको दिया जाएगा और उसके अकॉर्डिंगली आपका एग्जीक्यूशन मींस प्रोवाइड अ मींस ऑफ इन्फोर्समेंट। तो ये तीन काम हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम विद रिस्पेक्ट टू प्रोटेक्शन सिस्टम परफॉर्म करता है। अब देखिए लास्ट, कमांड इंटरप्रेटर सिस्टम, ये इंपॉर्टेंट है। कमांड इंटरप्रेटर क्या होता है, देखिए मैं आपको बताता हूं। सिस्टम को जब आप कुछ इनपुट देते हैं, ठीक है ना, तो इनपुट कैसे देंगे, वाया सम कमांड। ठीक, कमांड कैसे देंगे आप कुछ कमांड्स लिखेंगे कमांड लाइन के थ्रू, सी में पढ़ा होगा आपने कमांड लाइन। जो इनपुट आप देंगे तो वाया सम कमांड्स। कमांड कैसे देंगे, कमांड की इनपुट कैसे लेगा वो कमांड लाइन, कैरेक्टर बाय कैरेक्टर या वन बाय वन, है ना। तो वही चीज है यहाँ पर। कमांड इंटरप्रेटर इज द प्राइमरी इंटरफेस बिटवीन द यूजर एंड रेस्ट ऑफ द सिस्टम। यूजर और सिस्टम के बीच में क्या है भाई, ये सपोज करो यूजर है, ठीक, और ये सिस्टम है, तो इनके बीच में क्या है, कमांड चलेगी तभी तो सिस्टम काम करेगा। ठीक, कमांड इंटरप्रेटर सिस्टम एग्जीक्यूट्स अ यूजर कमांड बाय कॉलिंग वन और मोर नंबर ऑफ अंडरलाइंग सिस्टम प्रोग्राम्स और सिस्टम कॉल। ये चीज समझने वाली है, सिस्टम प्रोग्राम्स और सिस्टम कॉल्स।
ठीक है ना। अब देखो होता क्या है, मैं यहाँ बताता हूँ, थोड़ा सा नीचे स्पेस ले लेता हूँ। सपोज करो ये यूजर है, ठीक, इसको सिस्टम से कुछ काम लेना है, ठीक, तो सिस्टम से काम लेगा विद द हेल्प ऑफ सम कमांड्स, ठीक। अब कमांड्स कैसे एग्जीक्यूट होती हैं? कमांड्स के थ्रू हम लोग करते क्या है, बेसिकली सिस्टम कॉल को एक्टिवेट करते हैं। और सिस्टम कॉल क्या करती है? सिस्टम प्रोग्राम्स को एक्टिवेट करती है। अभी मैं और डिटेल में बताऊंगा, नेक्स्ट इसी पे बताऊंगा कि सिस्टम कॉल क्या होता है, सिस्टम प्रोग्राम क्या होता है, नेक्स्ट वीडियो इसी पे होगी। फिलहाल शॉर्ट में इतना समझिए, यूजर को जब सिस्टम से कोई काम लेना होता है तो वो कोई एक स्पेसिफिक कमांड लिखता है, उस कमांड के थ्रू हम लोग सिस्टम कॉल जनरेट करते हैं, सिस्टम कॉल को एक्टिवेट करते हैं, और वो सिस्टम कॉल उससे एसोसिएटेड सिस्टम प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कराता है, देन हमारा सिस्टम ये रन करता है, ठीक। तो वही बात लिखी है, कमांड इंटरप्रेटर सिस्टम एग्जीक्यूट यूजर कमांड्स बाई कॉलिंग वन और मोर नंबर ऑफ अंडरलाइंग सिस्टम प्रोग्राम्स और सिस्टम कॉल। अब किस लिए कमांड किस लिए क्रिएट होती है? कोई भी काम आप कराओगे, वही सारे काम जो अभी आप ऊपर पढ़ चुके हैं। प्रोसेस क्रिएट करने के लिए सिस्टम कॉल जनरेट होगा, इनपुट आउटपुट हैंडलिंग के लिए भी होगा, सिस्टम सेकेंडरी मेमोरी मैनेजमेंट, मेन मेमोरी मैनेजमेंट, फाइल सिस्टम एक्सेस, प्रोटेक्शन, नेटवर्किंग। आप कोई भी काम कंप्यूटर में करेंगे, हर किसी के लिए अपना एक सिस्टम प्रोग्राम होगा और उस सिस्टम प्रोग्राम को एक्टिवेट करने के लिए कोई एक सिस्टम कॉल होगा। आप ऐसे समझिएगा, सी में आप क्या करते हैं, काम कराने के लिए आप क्या करते हैं, फंक्शन लिखते हैं ना कोई पूरा, और फंक्शन को एक्टिवेट कैसे करते हैं, वाया यूजिंग फंक्शन कॉल। तो वही चीज है यहाँ पर, फंक्शन मीन सिस्टम प्रोग्राम और उसको कॉल करने के लिए सिस्टम कॉल। तो स्वयं वही चीज यहाँ पर है कि ये सब काम होते हैं वाया यूजिंग सिस्टम प्रोग्राम और एक्टिवेट होते हैं वाया सिस्टम कॉल। और सिस्टम कॉल कैसे होता है? वाया सम कमांड इंटरप्रेटर सिस्टम, जिसके थ्रू हम लोग कमांड जनरेट करते हैं। अब समझ में आ गया होगा आपके। द प्रोग्राम दैट रीड्स एंड इंटरप्रेट्स कंट्रोल स्टेटमेंट। अच्छा, एक चीज और समझो, कुछ कमांड्स तो आप देते हैं, कुछ क्या होता है कंप्यूटर में ऑटोमेटेड सिग्नल्स जनरेट होते हैं, उन सिग्नल्स के थ्रू भी कुछ कमांड एक्टिवेट होती हैं, है ना। तो वही चीज यहाँ पर लिखी हुई है कि द प्रोग्राम दैट रीड्स एंड इंटरप्रेट्स कंट्रोल स्टेटमेंट। स्टेटमेंट मतलब जो कंट्रोल स्टेटमेंट होंगे, तो ये हम लोग क्या करते हैं जनरली वाया यूजिंग कमांड लाइन इंटरप्रेटर, या यूनिक्स की बात करें तो वहां पर सेल कमांड्स होती है, ठीक है ना। इट्स फंक्शन टू गेट एंड एग्जीक्यूट नेक्स्ट कमांड स्टेटमेंट। इसका काम क्या होता है, तो कि कमांड को नेक्स्ट कमांड को फाइंड आउट करना और उसको एग्जीक्यूट कराना। तो दैट इज द वर्किंग ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। तो मैंने आपको कंप्लीट डिटेल में बता दिया, और जैसा आप एग्जाम में लिख सकते हैं, पहले मैंने क्या बताया, डेफिनेशन सभी की, देन फिर पॉइंट बाय पॉइंट उससे एसोसिएटेड क्या क्या काम करता है। तो इस वीडियो में मैंने आपको बेसिकली यही चीजें बताई हैं कि कंपोनेंट्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम पूछा जाए तो भी आप वही लिखेंगे, फंक्शंस कोई पूछ लेता है तो भी बात वही है, और अगर कोई सर्विसेज ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम पूछ लेता है तो भी बात वही है। तो सभी में आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। आपके एग्जाम में इस पे क्वेश्चन जरूर आता है 5 नंबर का, या तो ऐसे पूछ लिया जाता है वेरियस कंपोनेंट, या स्पेसिफाई कर दिए जाते हैं कि भाई ये कंपोनेंट और ये कंपोनेंट आप डिटेल में एक्सप्लेन करो। तो इसलिए मैंने आपको उसी हिसाब से बता दिया है, ठीक है ना। अब देखो एक चीज और, नेक्स्ट जो टॉपिक है, आप देखो सिस्टम कॉल सिस्टम प्रोग्राम हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, है ना। अब देखो एक आपके सिलेबस में मेंशन है टॉपिक टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, इसमें बहुत सारे टाइप्स होते हैं, जैसे बैच, मल्टी प्रोग्रामिंग, है ना, मल्टी प्रोग्रामिंग, इसके बाद मल्टीटास्किंग, या इसी को कुछ लोग बोलते हैं टाइम शेयरिंग, है ना, मल्टी यूजर, मल्टी प्रोसेसिंग, बहुत सारे हैं आपके, मल्टी प्रोसेसिंग और रियल टाइम सिस्टम। ये सारे आपके टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम डिफाइंड है सिलेबस में, जो जिसपे अक्सर कोई दो पूछ लिए जाते हैं, दो के बीच में डिफरेंस पूछ लिए जाते हैं। तो ऐसा करा है हमने जब पीपीएस सब्जेक्ट पढ़ाया था, प्रिंसिपल्स ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग, उसमें उनको डिटेल में बताया हुआ है ना। तो अब दोबारा वीडियो बनाने से कोई उसका पर्पज हल होगा नहीं। तो मैंने क्या किया हुआ है, पीपीएस की आप प्लेलिस्ट में जाइएगा और वहां से वीडियो 1.3 और 1.4 इन दोनों को आप देख लीजिएगा। इन दोनों में मैंने टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम बताए हुए हैं। तो वही मैं सीधा लिंक कर देता हूं, मैं इसकी ऑपरेटिंग सिस्टम की प्लेलिस्ट में भी ये दोनों वीडियोज लिंक कर दे रहा हूं एज इट इज। तो 1.3 और 1.4, तो आप उन दोनों से क्या करिएगा,
टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम जो मैंने पढ़ाया है ना, वो इन दोनों वीडियोस में आपको मिल जाएंगे। इससे आप आसानी से समझ सकते हैं। मैं दोबारा वीडियो नहीं बनाऊंगा। अगर फिर भी आपको डाउट रहता है इनमें किसी में, तो आप कमेंट में डाल दीजिएगा, तब फिर मैं नेक्स्ट वीडियो बना दूंगा अगर जरूरत पड़ती है तो। वैसे मैंने प्रॉपरली वहां पे एक्सप्लेन किया हुआ है, राइट। तो नेक्स्ट वीडियो जो होगी आपकी 1.3 और 1.4, उसमें टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम है। फिर जो 1.5 वीडियो में बनाऊंगा उसमें आपके सिलेबस के कुछ पार्ट्स रह गए हैं, जैसे कि सिस्टम प्रोग्राम और सिस्टम कॉल मैंने बताया है ना, एक रेंट्रेट कर्नल भी लिखा हुआ है, एक थ्रेड के ऊपर भी है। तो ये शॉर्ट नोट थोड़े थोड़े हैं, तो एक वीडियो में उस पर और बना दूंगा, तो आपकी फर्स्ट यूनिट फिनिश हो जाएगी, राइट। तो 1.3 और 1.4 आप वहां से देख लीजिएगा। ओके, थैंक यू।